हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज अ कंटिन्यूएशन लेक्चर। फर्स्ट लॉ हमने समझ लिया था क्या होता है और किस तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर ये काम में आता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो लिमिटेशंस हैं कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखेंगे व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। So first we'll talk about first law. The first law of thermodynamics states that a certain energy flow takes place when a system undergoes a process or change of state is not possible. ठीक है। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ये बात करता है एनर्जी फ्लो की। ठीक है। और ये बात करेगा कि किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है किसी सिस्टम के अंदर और उस एनर्जी फ्लो की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर प्रोसेस की बात कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेस की बात कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है और ए टू बी प्रोसेस हो सकता है, ए टू बी फिर बी टू ए प्रोसेस हो सकता है। तो उनकी बात हम लोग करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस? कोई भी प्रोसेस जो ए से स्टार्ट हुआ फिर वो बी गया हो, चाहे सी गया हो, चाहे डी गया हो, लेकिन फाइनली वो वापस ए पे आके कन्वर्ज हुआ हो, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल के अंदर जो प्रोसेस होता हो। So if we talk about a cyclic process by keeping in mind our first law of thermodynamics, what does it say? It says work is completely converted into heat or heat is completely converted into work. ये कहता है कि heat आप completely convert कर सकते हैं work के अंदर और work को completely convert कर सकते हैं आप heat के अंदर। ठीक है। लेकिन कंडीशंस हैं इसके अंदर, रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और एक साइकिल के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप प्रोसेस की बात कर रहे हो ए से बी, वो सिर्फ एक प्रोसेस हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ साइक्लिक प्रोसेस, देयर इज अ डिफरेंस। सो लेट्स सी, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। फर्स्ट तो बोलता है कि आप हीट और वर्क को कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे के अंदर, लेकिन अगेन इसके साथ एक कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। उसी कंडीशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आइडियल कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कंडीशंस के अंदर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इफ दैट वुड हैव बीन केस, तो आपकी गाड़ी के जो बाइक्स के इंजन थे या हैं वो 100% एफिशिएंट होते, जितना आपने पेट्रोल की फ्यूल से जितनी एनर्जी निकाली सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाती। बट दैट इज नॉट द केस। सो नाउ दिस, व्हाई इट इज नॉट द केस, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया कि ऐसा हो क्यों नहीं पाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशंस है स्टूडेंट्स। क्या क्या लिमिटेशंस हैं देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रोडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। देखो पहली चीज तो ये नहीं बता पाता है कि ये प्रोसेस हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ए से बी जाना है हमें। ठीक है। अब प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, या आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, या फिर और भी कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस का हमें पता होगा, लेकिन वी विल नॉट बी एबल टू टेल फ्रॉम द फर्स्ट लॉ इटसेल्फ कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी लिमिटेशन है, द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव इन्फो अबाउट डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि ए से बी प्रोसेस जा रहा है कि बी से ए हो रहा है, हॉट से कोल्ड जा रहा है कि कोल्ड से ए हो रहा है। वो सिर्फ हीट की बात करता है, एनर्जी की बात करता है, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा वो, कि भाई रिजर्वायर्स की बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि साहब इतनी हीट होगी तो हम इतना वर्क के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इट। It does not provide and specify sufficient conditions to process takes place। मतलब ये स्पेसिफिकली नहीं बता पाएगा कंडीशंस की, किन कंडीशंस के अंदर ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है आपको कि हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट ट्रेवल करती है, बट दिस इज नॉट टोल्ड यू बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन द सेम वे, जैसे कोल्ड से हॉट पे नहीं जा सकती हीट, लेकिन हीट की क्वांटिटी जो है उससे मतलब है, सिर्फ फर्स्ट लॉ को क्वालिटी की हीट से मतलब नहीं है। मतलब हीट किस टेम्परेचर पे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टूडेंट्स ये लॉ की स्पेलिंग गलत है इसके अंदर। ठीक है, डोंट माइंड दिस बिकॉज दिस पीडीएफ और दिस स्लाइड हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्लाइड शेयर एंड इसके जो ऑथर है कुशाल पंचाल है।
तो वहां से हमने सोच किया और ये सिर्फ स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो दैट्स द थिंग। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में ज्यादा बताएगा, बताएगा कि वेदर अ प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। सिंप्लीफाइड बेसिक स्टेटमेंट अगर सेकंड लॉ का बोलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कूलर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। तो ठंडी बॉडी से हीट गर्म बॉडी की तरफ नहीं बह सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। The second law is also used to determine the theoretical limits of the performance of mostly used engine systems like heat engine and heat pump। देखिए ये भी बताता है कि क्या लिमिट्स हैं, ठीक है, कितना उसका परफॉर्मेंस रहेगा, कितना एफिशिएंसी रहेगी। तो ये बेसिकली बताता है, कन्वर्टिबिलिटी की बात करता है कि कितनी परसेंटेज आप हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर पाओगे रियल सिचुएशंस के अंदर। सो ये क्वालिटी की ज्यादा बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात ज्यादा नहीं कर रहा है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। Now there are two statements, Calvin Planck statement about second law of thermodynamics, ये बहुत पूछा था एग्जाम के अंदर, and Clausius statement of second law of thermodynamics। इसकी derivation भी है students, if you wish then I'll just make for you, okay? It's a very simple derivation लेकिन बहुत interesting है। Calvin Planck बोलता है कि statement of second law of thermodynamics states that it is impossible for any device as heat engine that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work। ये कहता है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते आप ऐसा इंजन जो हीट सिर्फ एक रिजर्वायर से ले, मतलब T1 टेम्परेचर से हीट ले और उस हीट को कहीं दूसरी जगह छोड़े नहीं और कंप्लीट हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने Q1 हीट ली है तो उसमें Q1 हीट का थोड़ा सा पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, बाकी पार्ट आपको सराउंडिंग में निकालना पड़ेगा। ये बोलता है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन मेक ए इंजन व्हिच इज वर्किंग इन अ साइकिल and which takes heat from one reservoir and converts that heat completely into the work. That is not even possible. The statement means that only part of total heat absorbed by engine from a high temperature is converted to work. The remaining heat must be rejected at a low temperature. तो ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आपको जो बाकी की हीट है वो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं, आप इंजन बना ही नहीं सकते ऐसा। देखिए द हीट, ये आपको एग्जांपल से समझा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखा रहा है, हीट सोर्स दे रखा है, उससे Q1 हीट है 100 किलो जूल है, वो निकली है और हीट इंजन में गई है और हीट इंजन कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो गई है, 100 किलो जूल को वर्क कर दिया। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड में दिखा रहा है कि आपको हीट Q1 गई है 100, उसके बाद वर्क कन्वर्ट किया 40, वर्क में कन्वर्ट हो गई, Q2 रिजेक्ट कर दी 60। दिस इज पॉसिबल। The heat engine as shown in figure 1 is converting 100% of heat into the work. This system is not satisfying second law because Calvin Planck ने बोला ये possible नहीं है. So this statement can be also expressed as no heat engine has 100% of thermal efficiency. तो दूसरे तरीके से हम कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को अगर जस्टिफाई करें या दूसरे वर्ड्स में डालें तो हम बोल सकते हैं नो हीट इंजन कैन एवर बी 100% efficient. Clausius statement है स्टूडेंट्स, Clausius statement of second law of thermodynamics is also very important, बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं इसको। तो बोलता है ये, it is impossible to construct a device at heat pump that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from lower temperature to higher temperature body। बोलता है कि ऐसा हीट पंप बनाना इम्पॉसिबल है जो कंप्लीट हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे भेज दे, उसके अलावा किसी और इफेक्ट ना करते हो सराउंडिंग में, मतलब लोअर टेम्परेचर से आपने ली हीट और उसको हायर टेम्परेचर पे भेज दी। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। मतलब अगर ये क्लॉसियस स्टेटमेंट बोलता है कि ऐसा हीट पंप बनाना इम्पॉसिबल है जो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट को भेजे बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट ऑफ वर्क के। मतलब वर्क अगर आप सिस्टम पे नहीं कर रहे हो, पंप के ऊपर आप कोई वर्क नहीं डाल रहे हो, उसके बिना ही ऐसा ऐसा पंप बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इस चीज को बोलता है कि कूल बॉडी से हॉट बॉडी पे आपको, मतलब रूम को अंदर अगर एसी चला रहे हैं आप, तो अंदर की क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप हीट अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। आपका लो टेम्परेचर रूम के अंदर, लेकिन बाहर क्या हाई टेम्परेचर है, तो रिवर्स डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है। बट कब हो रही है, जब आप एसी का आपका जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है, तब वो ये काम कर पा रहा है। जैसे ये डायग्राम से समझा रखा है।
मतलब हीट सिंक है T2 है, Q2 दे रखा है 100 किलो जूल निकल रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है और Q1 100 किलो जूल निकाल दिया गया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। सेकंड वाले के अंदर आपको दिखा डायग्राम में दिखा रहा है कि उसमें वर्क किया गया है। ओके, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। COP बोलता है अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 कितना है 100 किलो जूल है और वर्क डन कितना है 40 है, तो COP कितना हो जाएगा इसका 2.5 हो जाएगा। सो इन अनदर सिंपल वर्ड दिस heat can be defined as heat cannot flow itself from a cooled body to a hotter body। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये हीट पंप्स के लिए आप यूज करते हैं, जो आपको बताता है कितनी हीट आपने रिमूव करी है डिवाइडेड बाय कितना वर्क आपने उसके लिए कंज्यूम किया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज प्रीटी क्लियर। और इसके बाद हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एंट्रोपी, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी भी बात करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।